नमस्कार। जयराम जी की जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं जीएस रंजन बुंदेली झलक की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज फिर शुरुआत करते हैं दद्दा की उन्हीं लाइनों से कि हम कौन थे, क्या से क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर समस्याएं सभी। तो आज हमारे साथ मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं श्री पीटी निरंजन जी। आप डिप्टी इंजीनियर हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी में। और आज हमारे वार्ता का विषय है, बतकाव का विषय है बुंदेलखंड की प्राचीन पद्धति। किस तरह से हमारे बुंदेलखंड में प्राचीन पद्धति में इलाज किया जाता था। तो आपका स्वागत है निरंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको रंजन जी। और इस चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद अलग से देना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय तक उस माया नगरी की चकाचौंध में भी आप बुंदेली माटी को नहीं भूले हैं और निरंतर बुंदेली भाषा, शैली, चिकित्सा, परंपरा, इन सारी चीजों के उत्थान के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। इस चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और चलते हैं आज के विषय पर कि प्राचीन काल में बुंदेलखंड में किस प्रकार से चिकित्सा की जाती थी, इसकी चिकित्सा पद्धति क्या थी। जी तो जी देखिएगा कि जो 4 वेद हमारे जी धर्म शास्त्रों में हैं, जी उनमें ऋग्वेद जी हिंदुस्तान का नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। जी और उसी का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। तो जी आयुर्वेद के द्वारा ही जी हमारे प्राचीन काल में पूरे देश में की जाती थी, वो विषय अलग है। लेकिन हमारे जी बुंदेलखंड में प्राचीन काल में आयुर्वेद के हिसाब से ही चिकित्सा की जाती थी। और मैं आपको बता दूं कि वेदों का जो दूसरा नाम है उनको जी। श्रुति भी कहा गया है। श्रुति अच्छा। का मतलब ये होता है कि जो वाणी ईश्वर की हो और स्वयं ऋषि मुनियों ने उसे सुनकर के लिपिबद्ध जी किया हो, उसको जी श्रुति कहा जाता है। तो हमारे जी वेदों में आप जी देखिएगा कि सभी प्रकार की विधाओं के बारे में लिखा गया है। हम बात यहाँ पर करेंगे ऋग्वेद की और उसके जी उपवेद आयुर्वेद की। तो जी उसमें औषधियों की पहचान, उनके गुण, उनके धर्म और किस प्रकार से उनको प्रयोग करना है, किस प्रकार से उनको तैयार करना है, ये सारी विधियां उनमें लिखी हुई हैं, उनकी पहचान भी दी हुई है। तो इसके लिए गुरु परंपरा के अनुसार ऋषियों जी ने उनका अध्ययन किया और उनका प्रयोग किया और बाद में हजारों वर्षों तक उसमें शोध कर करके नए नए उन्होंने प्रयोग करके बहुत आगे तक ले गए हैं इसको। तो ये हमारी जो है जो परंपरा है आयुर्वेद चिकित्सा की, तो जी इसको जो है बाद में इसमें चरक संहिता भी आई है, जी भाव प्रकाश निघंटू ये जी भी ग्रंथ एक आया है, और भेषज प्रिया ये भी जी आई जी है। हमने जो है इसको हस्तलिखित पूर्वजों के द्वारा जो पाई गई वो भी इसका अध्ययन किया है भेषज प्रिया का। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के द्वारा हमारे बुंदेलखंड में प्राचीन काल में चिकित्सा की जाती थी। अब आगे इसके चलते हैं थोड़ा सा कि जी चिकित्सा की जाती थी आयुर्वेद से, तो रोगी का किस प्रकार से परीक्षण किया जाता था। जी तो देखिएगा आप कि आयुर्वेद से चिकित्सा करने के लिए सबसे पहले जो भी संबंधित रोगी होता था उसको सुबह सुबह खाली पेट बुलाया जाता था, क्योंकि खाली पेट का जो परीक्षण होता था
वो ही उसका वास्तविक परीक्षण होता था। तो जब रोगी आता था वैद्य के यहाँ, अगर रोगी बहुत ज्यादा अशक्त है तो वैद्य उसके यहाँ भी जाता था, लेकिन अगर रोगी बहुत ज्यादा अशक्त नहीं है तो वैद्य लोग उसको अपने घर पर बुलाया करते थे। तो सर्वप्रथम रोगी के रोग की पहचान के लिए रोगी की चाल देखकर, वैद्य के सामने जब वो आता था तो वैद्य जी उसको ये देखा करता था कि इसकी चाल किस तरह की है। चाल की लड़खड़ाहट से भी उसे कई एक पॉइंट मिलते थे। देखिए, जी एक लड़खड़ाहट जो चाल में होती है वो नशे की जी वजह से भी होती है, नशे की लत से भी होती है। एक जो लड़खड़ाहट होती है वो कमजोरी की वजह से भी होती है। तो चाल की लड़खड़ाहट से और चाल किस प्रकार से चल रहा है उससे भी जी वैद्य रोगी की पहचान किया करते थे। ये तो जी पहचान की विधि हुई एक। उसके बाद फिर रोगी का चेहरा देखा जाता था कि रोगी का चेहरा निस्तेज है या तेज है या कम तेज है या कितना क्या है। ये इस चीज को वैद्य लोग अपनी पारखी नजरों से परखते थे। ये दूसरी विधि हुई। अब तीसरी विधि ये हुई कि जब रोगी पास आ जाता था तो उसके नेत्रों को देख करके ये जी परीक्षण किया जाता था कि उसकी जो पुतलियां हैं फैली हुई हैं या सिकुड़ी हुई हैं या स्थिर हैं, और उनकी पलकों को थोड़ा सा नीचे करके ये देखा जाता था कि इसमें रक्त अल्पता तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। तो ये नेत्रों से परीक्षण हो गया था। अब इसके अलावा रोगी के नाखूनों को देखकर भी उसका परीक्षण किया जाता था। जैसे बहुत सारे रोगी होते हैं, जब उन्हें पीलिया रोग हो जाता था, रक्ताल्पता हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उनके नाखून पीले पड़ जाते हैं। नेत्रों में भी यही परिलक्षित होता है और नाखूनों में भी यही होता है। तो नाखूनों को देखकर भी रोग के विषय में जानकारी करता था कि किस प्रकार का रोग रोगी को है, ये चिकित्सक किया करते थे। इसके अलावा रोगी को लिटा दिया जाता था और उसके पेट को दबा करके देखा जाता था कि वो मुलायम है या कड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पेट की जो आंतें हैं, अंदरूनी हिस्सा है, उसमें सूजन वगैरह हो। तो इस चीज को भी देखा जाता था। पेट को दबा करके भी रोगी के रोग का परीक्षण किया जाता था। अब उसके बाद में जब रोगी लेटा हुआ है तो उसका श्वास का जो आवागमन है, झटके से सांस तो नहीं चल रही है, या सांस बहुत धीमे धीमे चल रही है, या सांस बहुत तेज चल रही है, या सांस उखड़ी हुई तो नहीं है, इस चीज का भी ध्यान दिया जाता था। और इन सारी चीजों के बाद में ये अनुमान लगाया जाता था कि रोगी का वास्तविक रोग क्या है। लेकिन इन सब के बीच में मैंने अभी जो सबसे प्रमुख परीक्षण की विधि है उसकी चर्चा नहीं की है। वो चर्चा जो होती थी वो होता था रोगी की नाड़ी को देखना। जो वैद्य लोग हुआ करते थे वो रोगी की नाड़ी को देख करके और उसका परीक्षण करके फिर ये बताया करते थे। उसमें भी 3 भागों में विभक्त किया गया है आयुर्वेद में, वात पित्त और कफ। 3 प्रकार की बीमारियां आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं कि इसको वात रोग है या पित्त रोग है या कफ रोग है। तो इस प्रकार से परीक्षण किया जाता था। लेकिन नाड़ी परीक्षण की विधि बताने के पहले मैं आपको बहुत संक्षिप्त में एक चीज और बता देता हूं कि व्यक्ति के शरीर में नस नाड़ियां, शिराएं, धमनियां कुल कितनी होती हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आदरणीय डॉक्टर रामशंकर भारती जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार उनका, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मैं देखिए कि
मानव शरीर में टोटल नाड़ियों की अगर संख्या हम देखें तो हम ये पाएंगे कि इनकी संख्या 72,864 है। 72,864 ये है टोटल। नसें, नाड़ियां, शिराएं, धमनी, इनके विभिन्न नाम हैं और ये 72,864 इनकी संख्या है। और इनमें भी मुख्य जो हैं वो 10 हैं। तो मुख्य नाड़ियां जो 10 हैं वो किन किन स्थानों पर हैं मैं ये भी बता देता हूं। उसके बाद नाड़ी परीक्षण की विधि पर चलते हैं। तो देखिएगा कि जो 10 नाड़ियां मुख्य हैं, नंबर 1 संखनी नाड़ी जिसका नाम है वो व्यक्ति के गुदा स्थान में होती है। किरकल नाड़ी है, लिंग स्थान में होती है। पूसा दाहिने कान में होती है। जसनी बाएं कान में होती है। गंधारी बाएं नेत्र में होती है। हस्तनी दाएं नेत्र में होती है। लंबका जीभ में होती है। और पिंगला दाई नासिका में। पिंगला इड़ा बाई नासिका में और सुषुम्ना दोनों नासिकाओं की मध्य में होती है। ये तो देखिएगा 10 मुख्य नाड़ियां हैं जो शरीर में, और किन किन स्थानों पर हैं ये मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में इनमें भी 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। जो मैंने दाएं, बाएं और बीच में बताया है वही व्यक्ति की कलाई में भी होती है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो अब मैं आपको ले चलता हूं कि नाड़ी का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता था। देखिएगा, ये मेरा दायां हाथ है जी। रोगी का दायां हाथ लिया और वैद्य क्या करता था कि उसकी ये 2 उंगलियां मध्यमा और अनामिका, मध्यमा और अनामिका इस तरह से उसने एक हाथ से यूं पकड़ ली और उसको कहा कि हाथ को आप बिल्कुल इतना ढीला छोड़ दीजिए कि अगर उसने इन उंगलियों को छोड़ दिया तो हाथ नीचे झूल जाए, इतना ढीला छोड़ देना है। अब इसके बाद में फिर अपने दाएं हाथ से उसकी कलाई पर जब वो पकड़ेगा तो ये जो तर्जनी है जी, ये जो तर्जनी है ये उसके अंगूठे के पास आएगी। अंगूठे के पास तर्जनी उंगली अंगूठे के पास पहले आएगी, उसके बाद मध्यमा आएगी और उसके बाद अनामिका आएगी। तो जो तर्जनी उंगली के नीचे नाड़ी आएगी वो वात की नाड़ी होगी। वो ये बताएगी कि इसके अंदर वात का जो वेग है वो बढ़ा हुआ है या ठीक है या नहीं बढ़ा हुआ है, स्थिर है। और जो मध्यमा के नीचे नाड़ी आएगी वो पित्त के बारे में बताएगी, ठीक है। और जो अनामिका के नीचे नाड़ी आएगी वो कफ के बारे में बताएगी। अब सवाल ये है कि इन नाड़ियों, अगर वैद्य को खुद अपना हाथ देखना है, अपने बारे में पता करना है तो कैसे करेगा, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। ये देखिए दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ है मेरा। मैं बाएं हाथ को दाएं हाथ के नीचे से ले जाऊंगा। ये देखिए दाएं हाथ के नीचे से ले जाऊंगा और इस तरह से यूं पकड़ूंगा। ये थोड़ा सा हाँ दिख रहा होगा शायद। इस तरह से पकड़ूंगा कि मेरी जो अनामिका तर्जनी है वो मेरे अंगूठे के पास में रहे। अंगूठे के पास में पहले तर्जनी, फिर मध्यमा, उसके बाद में ये अनामिका जी। इस तरह से मैं नीचे से ले जाऊंगा। बाएं हाथ को दाहिने, हाँ जी जी आप बिल्कुल समझ गए हैं। बाएं हाथ को दाएं हाथ के नीचे से ले जाऊंगा और जब इस तरह से पकड़ूंगा मैं तो वो तीनों, जिस तरह से हम दूसरे मरीज को दाहिने हाथ से देखते हैं उसके दाहिने हाथ को अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ से देखेंगे। तो देखिएगा कि जब हमारे ये तर्जनी के नीचे वाली उंगली के नीचे जो नाड़ी होगी उस नाड़ी की चाल सर्प और जोंक
जोंक जानते होंगे पानी में चलती, जी 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 बुंदेलखंड में जी। गोंच भी बोलते हैं कई जगहों पे। हाँ तो हाँ सर्प और जोंक की तरह लहराकर बहुत तेजी से जब चलती, तो आप मानिए कि उसका पित्त सॉरी उसका बात बात जी बहुत बड़ा हुआ है। और बात के बड़े होने से शरीर में जो विकार होते हैं, देखिए बात विकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी, जैसे कि जी गठिया बात हो गया, गांठों में बात का हो गया है, या शरीर में इस प्रकार का सूजन आ गई है कि उसके जो कोष्ठक हैं शरीर में, उनमें वायु भर गई है, तो वो कड़े हो जाते हैं और उसको सांस लेने में दिक्कत हुआ करती है। क्योंकि जो पांचवा तत्व है आकाश तत्व, जी आकाश यानी कि शून्य यानी कि रिक्त, तो उस रिक्त स्थान के लिए जगह कम बचती है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, यानी कि वायु तत्व की अधिकता से। तो ये तो स्थायी हुआ। अब वायु तत्व की अधिकता से अस्थायी में क्या होता है, शरीर में दर्द होगा, जी शरीर में दर्द होगा, सिर में भी दर्द जी होगा, भारीपन होगा, और उसको जैसे कहते हैं कि हरारत महसूस हो रही है। तो ये वात तत्व की के बढ़ जाने से हो जाता है। तो ये तो मैंने तर्जनी के नीचे जो उंगली आई, सर्प और जोंक, जी जो पानी जी में लहरा करके चलती हैं जी बहुत तेजी से, सरपट। जी। आजकल के डॉक्टर लोगों को सर्प और जोंक से मतलब नहीं है, वो तो नाड़ी उन्होंने पकड़ी और घड़ी देखना शुरू कर दिया कि भाई कितनी, एक मिनट में कितनी बार चल रही है। उन्हें वात पित्त कब से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अब उसके बाद में आते हैं पित्त के लिए। पित्त की नाड़ी जो हमारी मध्यमा उंगली के नीचे आती है, वो जी पित्त की नाड़ी आती है। जी और पित्त की नाड़ी की जो चाल होती है, कौए और मेढक के समान, जी कौए और मेढक के समान। कौआ और मेढक यूं 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 हाँ इस तरह से उछाले मारता है, कौआ और मेढक। तो ये चाल जो होती है वो पित्त बड़ा होने का संकेत होती है। इससे शरीर में तेज बुखार, सिर में तेज दर्द, आंखें लाल होना, और बहुत सारे उपसर्ग इसके होते, शरीर में बहुत पसीना आना, ये इसके भाव हैं। इससे पता चलता है कि इसका पित्त जी बढ़ा हुआ है, और पित्त जी को समन करने के लिए उससे संबंधित औषधियां दी जाती हैं। तो ये पित्त जी की नाड़ी की चाल हो गई है। अब उसके बाद में जी जी आलोक सोनी जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार उनका। और जी मैं, उन्होंने मोबाइल नंबर का कहा है, उनको भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आदरणीय। तो देखिएगा कि इसके बाद में अब हम बात करेंगे कफ। कफ। हमारी ये जो अनामिका उंगली है, अनामिका, जी जी अनामिका के नीचे जो नाड़ी आती है, वो ये बताएगी कि हमारे शरीर में कफ की प्रवृत्ति है, वो बढ़ी हुई है या नहीं है, या कितनी। तो इसकी चाल कैसी होती है, इसकी भी चाल देखिएगा। बुंदेलखंड में बिल्कुल प्रैक्टिकल सब किया जाता था। चाल कैसी, मोर, कबूतर और हंस, मोर, कबूतर और हंस की तरह बिल्कुल इत्मीनान की आराम से चाल होती है। डॉक्टर कहते पल्स घट रही है। जब आराम से चलेगी तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो बहुत धीमी चलेगी। तो अ, उसकी जो चाल होती है, अ, जब आपने ये पहचान लिया कि हंस, कबूतर और मोर की तरह चाल चल रही है, तो इसका कफ बढ़ा हुआ है। कफ बढ़ने से उसको शीत से संबंधित रोग हो सकते हैं, हल्का सर्दी जुकाम भी हो सकता है, ज्यादा ठंडक भी हो सकती है कि उसके शरीर में ठंडक ज्यादा बढ़ गई है। तो उसको ऐसी दवाइयां दी जाएंगी कि जिससे उसके शरीर में वो जो शीत अधिक बढ़ गया है वो खत्म हो जाए। तो ये मैंने तीनों नाड़ियों की चाल बताई। लेकिन इसके अलावा दो तत्व भी इकट्ठे होते हैं, कभी कभी वात और पित्त दो साथ में होते हैं, कभी कभी वात और शीत
ये दोनों साथ में होते हैं। कभी कभी पित्त और शीत, यानी कि जैसे आप बहुत ज्यादा ठंडक से और आप गर्मी में आए तो अचानक सर्द गर्म हो जाएगा, या आपने बहुत गर्मी से आकर के एकदम फ्रिज का पानी पी लिया, वो आपको जो गले में नुकसान करेगा, खराश करेगा, उसको सर्द गर्म बोलेंगे। तो ये दो दो तत्व भी शामिल होते हैं, कई एक। तो फिर वैद्य उनके हिसाब से दोनों तत्वों के शमन के लिए उस हिसाब की औषधियां देते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक पोजीशन जो आती है, मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेद के चिकित्सक जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक पोजीशन बनाते हैं, वो खतरनाक पोजीशन है कि तीनों तत्व जब एक साथ शरीर में प्रभावशाली हो जाते हैं तो उस समय बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। अब उस समय नाड़ी कैसी चलती है मैं आपको बता देता हूं कि तीतर, लबा, बटेर। आप चूंकि बुंदेलखंड से जुड़े हैं तो आपने इन पक्षियों के नाम सुने होंगे, और जो पुराने लोग हैं वो इन पक्षियों की चाल भी जानते हैं। इनकी चाल कैसी होती है मैं आपको बता देता हूं कि तीतर, लवा और बटेर छोटे छोटे स्टेप रखेंगे, 3-4, यूं यूं यूं, धीरे धीरे, बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से, और उसके बाद में कुछ देर के लिए चुप, शांत। तो अब चूंकि आजकल के डॉक्टर तो पल्स गिनते हैं, तो पल्स इसकी कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो बहुत क्षीण नाड़ी हो जाती है, बहुत धीमी धीमी चलती है, और 3-4 स्टेप के बाद में वो कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सिर्फ ये कहता है कि आप ऊपर वाले से दुआ करिए, यानी कि ये सन्नपात की स्थिति हो जाती है। देखिए रामायण में भी लिखा है कि प्रीत करें जब तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। तो जो है जब तीनों तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, वात, पित्त और कफ, तब सन्नपात की स्थिति आती है, और उस समय कोई भी औषधि काम नहीं कर पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप वात के समन के लिए देंगे तो वो पित्त को प्रभावित करेगी, अगर पित्त के समन के लिए देंगे शीत प्रवृत्ति की औषधियां तो वो शीत को बढ़ा देंगे, और शीत के समन के लिए पित्त प्रवृत्ति की औषधियां देंगे तो वो पित्त को बढ़ा देंगी। यानी कि उस समय चिकित्सा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये स्थिति आयुर्वेद में इसको बड़े अच्छे तरीके से पहचाना गया है, और इसके लिए उन्होंने बहुत विशेष रूप से कुछ औषधियां तैयार की गई हैं, और वो उस औषधि का जिक्र जो है बहुत आज से 100 साल पहले वाले बुंदेलखंड में, या यूं कहिए कि 70-80 साल पहले वाले बुंदेलखंड में किया जाता था। मैं उसका नाम आपको बताता हूं। प्राचीन वैद्य उसको कहते थे मात्रा, उसको कहते थे मात्रा। मात्रा का मतलब ये होता है शक्ति। देखिए जैसे शिव है, शिव, तो शिव के ऊपर जब मात्रा है तो शक्ति है, और मात्रा हटा दी तो वो हो गया शब, यानी कि निर्जीव। तो ये मात्रा बनती कैसे थी मैं आपको बताता हूं। विभिन्न प्रकार के जहर, जैसे कुचला जहर है, शंखिया जहर है, मीठा जहर है, और सांप का जहर है, और बहुत सारी बहुमूल्य भस्में, स्वर्ण भस्म है, आपकी अभ्रक भस्म है, बंग भस्म है, और हीरक, हीरे की, मोती की बहुत सारी भस्में भी हुआ करती हैं। तो जहरों को शोधन करके हमारे वैद्यों ने अमृत बनाया है। जहरों का शोधन करके हमारे वैद्यों ने अमृत बनाया है उनको, और उनके द्वारा
हाँ देखिए, आलोक सोनी जी का ये कहना है कि तत्काल दवाई बताकर उनके समन की जानकारी भी भेजते जाएं। तो इसमें ऐसा है, अभी हमारा विषय जो चल रहा है परिचय का चल रहा है, और उसके बाद में हम औषधियों की भी जानकारी देंगे। तो जो मात्रा बनाई जाती थी, तो मात्रा में होता ये था कि बहुत बहुमूल्य औषधियों का मिश्रण, और वो एक पत्थर के आकार का बहुत कठोर होता था, और पत्थर के एक सिलबट्टे पर थोड़ा सा 2 बूंद पानी डाला, और उसको 1 बार घुमाया, 2 बार घुमाया, और 2.5 बार घुमाया, 3 बार नहीं 2.5 बार। अब उस अच्छा। पानी को मरीज को जब दे दिया, तो अगर मरीज का बोलना बंद हो चुका है, गला अवरुद्ध हो चुका है, तो वो कम से कम आधा घंटे के लिए चैतन्य अवस्था में आ जाता था, बोलना शुरू कर देता था। जो उससे आप बहुमूल्य जानकारियां लेना चाहते हैं, या वो कुछ आपको बताना चाहता है, तो इस तरह की मात्रा जो होती थी वो सीमित समय के लिए होती थी। अब अगर किसी का मन नहीं है भाई, दिल चाहता है कि अपने अपने साथ जितने पल ज्यादा जी लें, वो बहुत जी अच्छा है। तो फिर बिल्कुल। वो क्या करते थे कि और अनुरोध करते थे वैद्य से, चिकित्सक से, कि थोड़ा इनको और दीजिए। फिर दोबारा वही मात्रा उसी प्रकार से जब दी जाती थी, तो पहली बार में जहां वो आधा घंटे तक चैतन्य अवस्था में रहता था, वो दोबारा उसका प्रयोग करने से वो 10-15 मिनट तक और चैतन्य अवस्था में रहता था, और उसके बाद में मात्रा तिबारा नहीं दी जाती थी। तो उस समय की जो औषधियां थी, ये आप ये समझ लीजिए कि प्राचीन काल से जो परिपाटी चली आ रही, वैद्यों ने उसको और आगे निरंतर प्रयास कर करके इनको बनाया था और इनको आगे बढ़ाया था। ये मैंने परीक्षण की विधि बताई है, मात्रा किस प्रकार प्रयोग करते थे ये बताई है। इसमें एक विषय और आता है रंजन जी, जी जी कि हमारे बुंदेलखंड में पर्दा प्रथा रही है, आप जानते हैं जी इस चीज को। जी और जो राजे रजवाड़े जमींदार हुआ करते थे, उनके परिवारों की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो पर्दे में रहा करती थी पूरी तरह से। जी और चिकित्सक जो हुआ करते थे, वो पुरुष ही हुआ जी करते थे। परिचारिका, दाइयां वगैरह तो हुआ करती थी महिलाएं, लेकिन जो जी चिकित्सक राजवैद्य जो हुआ करते थे, वो पुरुष जी ही हुआ करते थे। और पर्दा प्रथा का आलम ये था कि किसी भी महिला जो राजघराने की है, कोई भी वैद्य उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। तो उसमें क्या किया जाता था कि महिला पर्दे के पीछे बैठी हुई है, और उसके हाथ में धागा बांध दिया, और धागे का कंपन देखकर वैद्य उसके रोग के बारे में पता कर लेता था कि इसको क्या बीमारी है। जब धागे का कंपन होता था, तो उसे पता चल जाता था कि ये वात है, या पित्त है, या कफ है, कौन सी प्रवृत्ति इसके अंदर है। तो उस हिसाब से वो उसकी चिकित्सा किया करता था। तो इतने योग्य चिकित्सक हमारे बुंदेलखंड में हुआ करते थे, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, हस्तलिखित ग्रंथ लिखे, अपने अनुभव लिखे, किस किस प्रकार से उन्होंने किस किस प्रकार के कुसाध्य रोगों को ठीक किया, स्वस्थ किया, किस प्रकार से प्राणों के लिए घातक होने वाले जहरों को भी शोधन करके अमृत बनाया। ये सारी चीजें हमारे बुंदेलखंड में चलती रही हैं। और जी इसके बाद में अब मैं आपको ले चलता हूं औषधियों जी के, जी किस तरह से औषधियों को बनाया जाता था, मैं ले चलता हूं।
हाँ देखिएगा रंजन जी 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 कि मैंने पहले भी आपको बताया है जी कि आयुर्वेद में जी सभी औषधियों की पहचान, उनके गुण, उनके धर्म किन कामों में आती हैं, ये सब कुछ बताया गया है। जी ठीक है। तो जो औषधियां तैयार की जाती थी वो औषधि के पंचांग से, पंचांग का मतलब ये हुआ फल, जी जी फूल, पत्ती, तना और जड़, ये 5 अंग उसके हैं और इनका हुआ पंचांग। तो इनको जो है शास्त्रोक्त विधि से, जैसा कि जी शास्त्रों में कहा गया है, उस हिसाब से इनको तैयार किया जाता था। तो इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये रहती थी कि इनको कूटना है, पीसना है, जी छानना है, कपड़छन किया जाता था और जी सुखाना जब भी इनको पड़ता था छाया में सुखाया जाता था। जी औषधियों को धूप में कभी नहीं सुखाया जाता था। और इसका रस निकालना है तो रस निकाल करके उसकी भी विधि रहती थी कि इसमें आप जैसे 1 लीटर पानी में उबालें, आधा लीटर रह जाए या चौथाई पाव भर रह जाए। हर एक औषधि का, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग विधान हुआ करता था। तो उस हिसाब से ये जो है तैयार की जाती थी। अब एक विषय और था कि भावना देना, औषधि में भावना देना, यानी कि ये भावना देना का हो गया मल्टीप्लाई। जैसे कि किसी औषधि को तैयार किया और उसी के स्वरस में जी उसी का रस निकाल करके उस औषधि को उसमें जब गीला कर लिया और फिर छाया में उसको सुखा लिया तो उसकी शक्ति 2 गुना हो जाती थी। इसको कहते थे भावना देना। तो इस प्रकार से भी औषधियों को बनाया जाता था। और औषधियों के प्रयोग में कुछ एक तरह इसके हुआ करते थे कि एक तो चूर्ण के रूप में प्रयोग करते थे हम, कि औषधि का चूर्ण बना लिया और मुंह में रखा और बीमारी के हिसाब से वात, पित्त, कफ या शक्ति वर्धक या स्वास्थ्य वर्धक किस प्रकार से हमें उसको करना है, इस प्रकार से उसको पानी के साथ में या दूध के साथ में या रस के साथ में सबका अलग अलग हुआ करता था, वो हम प्रयोग कर लिया करते थे। अच्छा, इसके अलावा जो आजकल बाबा रामदेव हैं, उन्होंने जी बहुत प्रसिद्ध कर दिया है औषधियों को। जी जी आम आदमी भारतीय जो जानता नहीं था, आज हाँ कोरोना काल जो चल रहा है उसकी जी वजह से आप ये समझिए कि कुछ औषधियों को पूरा विश्व जानने लगा है। जहां हिंदुस्तान के लोग नहीं जाना करते थे वहां पूरा जी विश्व जी जानने लगा है उन औषधियों को। तो प्रचार बिल्कुल प्रसार का माध्यम बढ़ा है। और आप जैसे लोगों ने भी विशेषकर बुंदेलखंड को बहुत विधाओं को ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर, उन विधाओं के जानने वाले लोगों को पहचान कर, जी परख कर, उनकी खोज करके और अपने इस चैनल के माध्यम से न सिर्फ बुंदेलखंड, हिंदुस्तान वर्ण पूरी दुनिया में आप पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये जी समझता हूं कि हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी औषधियों की ताकत को पूरा विश्व इनसे परिचित हुआ है और हो जी रहा है और होगा। जी जी बिल्कुल आपके इन प्रयासों की मैंने शुरू में भी चर्चा की। जी तो अब मैं देखिएगा कि कुछ काढ़े बना करके, क्वाथ बना करके हम लोग जी प्रयोग किया जी करते थे, वैद्यों के द्वारा बनाया जाता था। और काढ़े का वही रहता था कि ये पानी में डाल करके चौथाई रह जाए या 1/3 रह जाए, इस प्रकार से उसको बनाया जाता था। चूर्ण के द्वारा होता था। गोलियां बनाई जाती थी कि इनको, गोली को पीस करके शहद के साथ लेना है या जी आपका पान में रख करके भी कुछ औषधियों को लिया जाता था, कुछ एक को जी अदरक के रस के साथ लिया जाता था। तो सबका अलग अलग योग हुआ करता। ठीक है। उसके बाद में जैसे त्रिफला, जी
3 फलों का। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि त्रिफला को रसायन की संज्ञा दी गई है। त्रिफला को रसायन की संज्ञा दी गई है। रसायन के किसे कहते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं। रसायन शब्द का प्रयोग उस चीज के लिए किया जाता है जो औषधि व्यक्ति की बढ़ती हुई उम्र की रफ्तार को स्थिर कर दे या धीमा कर दे, वो है रसायन। स्थिर कर दे या धीमा कर दे व्यक्ति की बढ़ती हुई उम्र की रफ्तार को, उसे रसायन कहते हैं। तो त्रिफला को हर, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों को रसायन कहा गया है। अब देखिए, एक इसी तरह से कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में कि हर, बहेड़ा, आंवला घी शक्कर संग खाए और हाथी दावे काख में 60 कोस ले जाए। बुंदेली की कहावत है। जी, तो देखिएगा, बहुत बढ़िया जी, क्या है कि हमें बहुत सारे शब्दों को सांकेतिक रूप में समझना होगा कि हमारा जो परिवार है उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो हाथी को उठाने सरीखी हैं। तो 60 वर्ष तक व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है अगर त्रिफला का सेवन करता रहे। हर, बहेड़ा, आंवला और घी शक्कर संग मिला करके, शक्कर की जगह मिश्री का प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में। जब भी बात मीठे की आएगी मिश्री प्रयोग की जाएगी। तो इस प्रकार से अच्छा सर अब जी सर, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ। जी ये हाँ, कि बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। जिस तरह से आपने समझाया कि वो हाथी वाली बात नहीं हो रही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो घर परिवार की बात हो रही है। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे बुंदेलखंड में जितनी कहावत कही गई हैं, उनके पीछे जो आशय छिपा हुआ है उसे जानने की बहुत जरूरत है। जी थैंक यू सर। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बुंदेली की कहावत कही और उसका आशय समझा दिया। ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना। जी कंटिन्यू सर। जी मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि देखिए, जिन चीजों के पीछे जो आशय छिपा हुआ है हमें वो जानना बहुत जरूरी है। एक तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें इसका वास्तविक आशय समझना होगा। और अगर कहीं ऐसा लगे कि वास्तविक आशय प्रकट नहीं किया गया है तो आप बिल्कुल जरूर उसको प्रकट करवाएं। ये बहुत जरूरी है। मैं आपका संदेश कुछ समय के लिए देख नहीं पाया। तो बहुत सारी शक्तिवर्धक औषधियां भी हैं। पिलाजीत, क्रौंच बीज, ताल मखाना, सफेद मूसली, इनकी देखिए, अगर मैं इनका नाम बताने यहाँ बैठ जाऊं तो आधा घंटा गुजर जाएगा नाम बताने ही में। इसलिए 2-4 चीजों का नाम बता करके और इसमें फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ आरोग्य कारक हैं कि जरूरत के हिसाब से जो बीमारी है वो औषधि उसके लिए। तो इस प्रकार से और मैं औषधियों के बारे में एक चीज ये कह दूं, पूरे हिंदुस्तान का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं बुंदेलखंड का ये कहता हूं कि आप आंख बंद करके किसी भी जगह हाथ रख दीजिए किसी वनस्पति पर, वो औषधि ही निकलेगी। वो औषधि ही निकलेगी। आप आंख बंद करके हाथ रख दीजिए किसी भी वनस्पति पर तो वो औषधि ही निकलेगी। और वो बात अलग है कि हमें उसकी पहचान ना हो शायद। आप ये देखिएगा कि हमारी जो रसोई है औषधियों का सबसे बड़ा भंडार। आप
आपने ये देखिएगा कि जैसे सब्जियों में प्रयोग करते हैं, जीरा करते हैं, हींग करते हैं, लहसुन करते हैं, प्याज करते हैं, मसालों में हल्दी करते हैं, नमक प्रयोग करते हैं। आप इन चीजों का देखिएगा कि बुंदेलखंड वासी बरसों से इन सबको औषधियों के रूप में प्रयोग करते रहे हैं, और सबसे बड़ा भंडार औषधियों का तो हमारी किचन में ही होता है। बिल्कुल। बस बात है उसे समझने की। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जब जरूरत जैसे पड़ी, किसी को चोट मोच हो गई है, तो पता चला सूजन आ गई है, तो उस पर उन्होंने कहा हल्दी का और नमक का और चूना का, प्याज का बना करके और वो लेप उस पे लगा दिया जाता है, और उसको आराम पड़ जाता है, उसकी मांसपेशियों जी जाता है। तो इस प्रकार से ये चिकित्सा में जो औषधियां जिस प्रकार से तैयार की जाती थी वो हमने बताया है। जी इस प्रकार से जी हमारे हमारे वैद्यों ने कुछ और भी औषधियों को तैयार किया है, जिन्हें बहुमूल्य भस्मों से तैयार किया है, और बहुत कीमती पत्थर, रत्न, स्वर्ण भस्म, इस प्रकार के तमाम औषधियों को तैयार करते रहे हैं। एक महासुदर्शन चूर्ण भी तैयार किया, हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा चलता था, कि उसमें लिखा गया था कि चूर्ण खावे जलसों घाल और 8 ज्वर ना से तत्काल। लोग वाग ये कहा करते थे कि जो डेंगू बुखार है, चिकनगुनिया बुखार है, इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद वालों ने तो 8 प्रकार के बुखारों का पहले ही जिक्र कर दिया। जी उन्होंने पहले ही से बता दिया था कि आप महासुदर्शन चूर्ण, जिसमें कि गिलोय इत्यादि घटक रहते, बहुत कड़वा होता है, तो अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो सारे किसी भी प्रकार का बुखार हो, महासुदर्शन चूर्ण अकेला ऐसा है कि वो उसको जड़ से खत्म कर सकता है। और आप ये देखिएगा कि भृंगराज, आपको गली गली में किसी भी डगर में कहीं भी इसका पौधा मिल जाएगा, और बालों के लिए इतना लाभदायक है। टीवी पर प्रचार करते हैं और बताते हैं कि भाई इसके प्रयोग से बाल कभी नहीं गिरेंगे, लेकिन बुंदेलखंड वासी तो बरसों से जानते हैं इसे। वो इसको घाव पर भी लगाया करते थे, तो उस पे जख्म जल्दी सही हो जाया करता था। और जो है बालों के झड़ने से रोकने के लिए, बालों को काला बनाए रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। और इस चीज को हमने खुद देखा, एक व्यक्ति हमने देखा है, हमारे साथ का ही था, उसके सिर के बाल झड़ रहे थे, सारे प्रकार के उपचार कराने के बाद जब वो थक गया, तब उसने क्या किया कि बहुत सारे पौधे खड़े रहते थे भृंगराज के, उनके पत्तों को तोड़ा और उसके रस को सिर पर लगाया। डेली यही करता था, और उसके सारे बाल झड़ना बंद हो गए। वो तो छोड़िए, नए निकल आए। और ये किस उम्र में? 50 वर्ष की उम्र, 45-50 वर्ष की उम्र की बात है, ये नए उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ की बुंदेलखंड की औषधियों में एक औषधि पाई जाती है गर्मियों में, शंख पुष्पी, उसको शंकाहुली भी बोलते हैं, दूसरा नाम। तो आप किसी भी मैदान को देखिए, पथरीले इलाके वाले को, सुबह सुबह उसके सफेद फूलों से आच्छादित दिखाई देगा। जी 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 उसको पीस करके लाइए, तोड़ करके साफ करिए, पीस करके उसको, उसका चिकना रहता है थोड़ा सा रस, और उसको छान लीजिए, उसमें थोड़ा सा मिश्री मिलाइए, तो वो मस्तिष्क को तरावट देने वाला है, और बुद्धि को बढ़ाने वाला है, याददाश्त को बढ़ाने वाला है,
और गर्मी के मौसम में पैदा होता है और गर्मी का हरण करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी औषधियां हमारे बुंदेलखंड में पाई जाती थी, जिनका प्रयोग हमारे वैद्य लोग करते थे। और अब मैं आपको ये बताता हूं कि किन किन प्रकार से चिकित्सा की जाती थी। ये तो परीक्षण हो गया नाड़ी का, अब कितने तरह से की जाती थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये विषय आपका अपना चलता रहेगा। जी जी हाँ, चिकित्सा के जो प्रकार होते थे, जी जल चिकित्सा शुरू करता हूँ। जल से चिकित्सा कैसे की जाती है? तो जल से चिकित्सा का मैं ये बताता हूँ कि पहले तो सबसे पहले सुबह से ही आरंभ कर देते हैं। तांबे के बर्तन में रात में पानी भर के रख दिया, तांबे के बर्तन में रात में पानी भर के रख दिया, और सुबह उठ करके खाली पेट उस पानी को पिया जाता था। तो उस पानी से शरीर में जितना भी आपका पित्त विकार है या आपको और किसी प्रकार का विकार है, एसिडिटी नहीं होती थी, और वो सारे विकार दूर हो जाया करते थे। तो देखिएगा कि मैं इस संबंध में भी एक उक्ति कहना चाहता हूँ। निन्ने पानी जे पिए तो हर बूंद जे खाएं, और दूध बिहारी जे करें तिन घर वेद न जाए। बुंदेलखंड की कहावत है। तो सबसे पहला निन्ने पानी, खाली पेट पानी का विधान है। और इसके अलावा देखिएगा कि जैसे जब बहुत तेज बुखार हुआ करता था और व्यक्ति का मस्तिष्क तप रहा होता था, तो ठंडे पानी की पट्टियां उसके मस्तिष्क पर रखी जाती थी और उनको पलटते रहा करते थे। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि मस्तिष्क ज्वर से कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, और मस्तिष्क पर जब आघात अधिक गर्मी का हो जाता था तो इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुआ करती थी। तो इसलिए जल की पट्टी मस्तिष्क के ऊपर रखी जाती थी और उसको निरंतर पलटते रहते थे, जिससे कि मस्तिष्क पर जो बढ़ी हुई गर्मी है, बढ़ी हुई ऊष्मा है, उसका प्रभाव ना पड़े। इसके लिए ये हमारी जल चिकित्सा का भी एक अंग था। उसके अलावा जब जहर पूरे शरीर में फैल जाता, आपको एक चीज बता दें कि जिसकी मृत्यु जहर के द्वारा होती है, अधिकतर उसको जलाया नहीं जाता, जल प्रवाह किया जाता। और आपने सुना होगा, शायद आपको याद हो, इंटरमीडिएट की एक पुस्तक में एक पाठ है मंत्र जी, उसमें सांप ने काट लिया था एक व्यक्ति को, तो जो वैद्य ने उसको जड़ी बूटी दी थी वो तो दी थी, उन्होंने कहा था इसके सिर के ऊपर से ताजे जल का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब जल का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होगा तो रोम छिद्रों के द्वारा एक वैक्यूम बनेगा और वो जहर जो व्याप्त हो गया है पूरे शरीर में, जहां तक औषधि नहीं पहुंची, औषधि केवल पेट में पहुंची है, नथनों में पहुंची है, मुंह में पहुंची है, ग्रास नली में पहुंची है, लेकिन नस नस हर रोम छिद्र में नहीं पहुंची है। तो ताजे जल के प्रवाह से उसके शरीर का सारा विष निकल जाता है। तो ये भी जल चिकित्सा की एक व्यवस्था है। तो ये जल के काम है। और स्नान अच्छी तरह से करना है, ज्यादा गर्मी आ गई है, तैरना है, ये बहुत सारी चीजें तो सामान्य दिनचर्या में भी हुआ करती थी, इसमें चिकित्सा जैसी कोई बात नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं वायु चिकित्सा। जल की चिकित्सा हो गई, अब वायु की चिकित्सा पर चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं रंजन जी कि हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। पंच पवन,
पंच पवन, मैं उनके नाम बताता हूं। प्राण, अपान, उदान, समान और बयान। प्राण, अपान, उदान, समान, बयान, 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती है, और उसमें से कोई भी कम हो जाए या कोई भी ज्यादा हो जाए तो शरीर में बीमारियों का प्रकोप होता है। अब मैं एक एक करके बताता हूं उनके बारे में। प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन, हम सांस के द्वारा लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, हमारा जीवन जिससे चलता है, इसका शुद्ध नाम है प्राणवायु। ठीक है। दूसरा है अपान, जो गैस पास होती है वो अपान वायु। उदान, जो डकार आती है वो उदान वायु होती है। समान, जो हमारी नसों नाड़ियों में पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। पहले तो कोई इसको चेक करना नहीं जानता था, आज तो ऑक्सीमीटर आ गए हैं, वो ऑक्सीजन का लेवल आपका शरीर में कितना है, आपके पूरे शरीर में व्याप्त है, वो है समान वायु, जो ऑक्सीमीटर के द्वारा जिसे चेक करते हैं। अगर वो कम हो जाती है तो आप समझ सकते हैं उसका लेवल 95 तक होना चाहिए, तब तो ठीक है, और 90 से कम हुआ यानी कि खतरा। ये समान वायु है। आयुर्वेद वालों ने तो ये सैकड़ों साल पहले बता दिया था कि किस प्रकार की वायु होती है, कितनी होती है। और 5वीं जो वायु है बयान, यानी कि हम जो बोलते हैं, ये अगर नियंत्रित नहीं है, कहते हैं कि जो आदमी नियंत्रित नहीं रख पाता है वो एकदम निकल जाती है, तो शब्दों का जो उच्चारण है वो परफेक्ट नहीं हो पाता है ना। तो ये बयान, ये 5 प्रकार की वायु हैं, हमारे शरीर में रहती हैं, और मैं आगे चलकर इनके बारे में ये बताऊंगा कि किस प्रकार से इन वायु को हम स्थिर रख सकते हैं, लेवल में रख सकते हैं, ऐसी पोजीशन न आ पाए कि ये आपके शरीर को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को कोई नुकसान पहुंचा पाए, ऐसा ना हो पाए। तो ये जैसे कोई बीमार होता था, वैद्य उसकी नाड़ी देख, खुले हुए वातावरण में घूमने के लिए बोला जाता था, ऐसे जगह पर उसका बिस्तर लगाया जाता था कि शुद्ध वायु का जहां आवागमन हो। और आप ये देखिए कि दैनिक दिनचर्या में भी लोग जब दिशा मैदान जाया करते थे तो 1 किलोमीटर दूर चले जाया करते थे, वायु अपने आप शरीर में स्नान हो जाती थी और पूरा अंग अंग उनका एक्टिव हो जाता था, तो मोशन भी उनका सही हुआ करता था। तो ये वायु चिकित्सा का ही एक भाग है छोटा सा, जिसे बुंदेलखंड वासियों ने अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया हुआ था। और ये सब वैद्यों के दिशा निर्देशों में, ऋषि मुनियों के दिशा निर्देशों में, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का अनुकरण करने के बाद ये सब चलता रहता था। तो इसके बाद में एक और चिकित्सा आती है रंजन जी, मैं उसके बारे में आपको जिक्र करता हूँ, ऊष्मा चिकित्सा। जब जाड़े का समय होता है तो लोगों को ये सलाह दी जाती है कि कुछ समय वो सूर्य का प्रकाश अपने शरीर पर जरूर पड़ने दें। देखिए कुंवर राजेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमस्कार उनको, और बहुत प्रसन्नता हुई मिल करके। और हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ऊष्मा चिकित्सा की। तो देखिएगा कि हमारे तो धर्म ग्रंथों में भी जगह जगह ये लिखा हुआ है कि हमें किस प्रकार से किस चीज का सेवन करना चाहिए। रामायण में लिखा हुआ है कि भानुपीठ से ये उर आगी स्वामह सर्व भाव छल त्याग। भानुपीठ, सूर्य के प्रकाश को पीठ की ओर से सेवन करना चाहिए और अग्नि के प्रकाश को सीने की ओर से।
इससे हमारे शरीर में ऊर्जा बरकरार बनी रहती है। और जो आजकल के डॉक्टर लोग कहते हैं विटामिन डी की कमी हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ये स्थिति कभी भी नहीं आएगी आप किसी प्रकार से भी। अच्छा, और जो सूर्य की किरणों का प्रकाश है वो जो सुबह सुबह कुछ समय के लिए निकलती है, यानी कि आप दोपहर के सूर्य को मत समझिए, हालांकि उससे भी कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर होगा, बशर्ते कि वो शरीर को एकदम तकलीफ देह ना हो रहा हो। जाड़ों में तो आप दोपहर के सूर्य को भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं, और गर्मियों में सुबह सुबह का सूर्य तो बहुत ही अच्छा है। तो भानुपीठ से ही और आगे सोमय क्षर भाव छल त्यागी। अब ऊष्मा चिकित्सा में हम इस तरह से भी कहते हैं कि जैसे किसी के पैर बहुत ठंडक आ गई है उनको, और देखिए एक इसमें भी कहावत आ गई है कि पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा आए वैद तो मारो डंडा। यानी कि डंडा मारना नहीं है, यहाँ पर भी वही बात है, सांकेतिक कि फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। कहावतों का भावार्थ छुपा हुआ होता है, उसको हमें समझना होगा उसके अंदर में जाकर कि पैर गर्म। अब अगर किसी के पैर बहुत ठंडे हो गए हैं तो वो क्या करते थे कि गर्म पानी रख लिया बाल्टी में भगोने में, और उसमें दोनों पैर डाल करके बैठ गए। तो जितनी भी ठंडक पैरों में आई हुई होती थी वो उसमें से निकल जाती थी, और आदमी आराम से स्वस्थ हो जाया करता था। अगर पीठ कहीं ठंडी पड़ गई है, हाथ कहीं ठंडा पड़ गया है, तो उसकी भी सिकाई। सिर पर अगर ज्यादा ठंडक हो गई है तो कपड़े को तवे पर गर्म किया या कहीं और गर्म किया, और धीरे धीरे किसी भी भाग पर, तो इस प्रकार से ऊष्मा चिकित्सा की जाती थी। एक चिकित्सा का और जिक्र आता है मालिश। देखिए कि जब भी हमारे बुंदेलखंड में एक तो बहुत ही ऐसी व्यवस्था है कि जो नव प्रसूता, जो स्त्री जिसने जो है जिसकी डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ है, तो उसके अंग प्रत्यंग काफी कमजोर हो जाया करते हैं, और उनसे उसकी जो है काफी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। तो उसके लिए प्रशिक्षित दाइयां हुआ करती थी। वो क्या करती थी कि तेल है, सरसों का तेल ले लिया, उसमें अजवाइन डाल ली, उसमें मेथी डाल ली, उसमें लहसुन डाल दिया, और गरम करके गुनगुने तेल से पूरे शरीर की मालिश की जाती थी। तो जो उनकी शक्ति का क्षय होता था वो उन्हें प्राप्त हो जाता था। तो ये मालिश की चिकित्सा हुआ करती थी। नव प्रसूताओं के लिए तो विशेष रूप से हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि जिसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, तो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को निकाल करके बुला करके बुलाते थे, और उनकी तेल मालिश कर देता था, तो उनको अंग प्रत्यंग में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता था, और उन्हें जो कमजोरी महसूस हो रही होती थी वो उससे उनकी दूर हो जाया करती थी। तो इस प्रकार से ये मालिश का भी किया जाता था। जैसे किसी को लकवा हो गया, मालिश हो गई आधे शरीर पर, कोई अंग कंपन कर रहा है, रक्त का प्रवाह नहीं है, तो फिर उसमें विशेष औषधियों का मिश्रण करके, और वो ये भी रहता है कि तेल किस चीज का, तिल का हो या सरसों का हो या और किसी चीज का हो, जैतून का हो, तो इस प्रकार से तेल का निर्धारण किया जाता था, और उसमें किस प्रकार की किन किन औषधियों को मिलाया जाए उसका एक चिकित्सक परामर्श देता था कि अंग के रक्त प्रवाह को या जो लकवा हो गया है उसको ठीक करने के लिए औषधि युक्त
जो मिश्रण बनाया जाता था तेल का, कि आधा रह जाए या चौथाई रह जाए, और औषधियों का जो गुण धर्म है पूरी तरह से उसमें समावेश हो जाए। आदरणीय रामशंकर भारती जी बतकाव से जुड़े हुए हैं, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं वो, अक्सर हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और हम लोग बात कर रहे थे मालिश की। तो जब भी इस प्रकार की पोजीशन आती थी कि कोई फालिस, कोई अंग काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय हो गया है, रक्त प्रवाह उसका कम हो गया है, तो उसको विशेष प्रकार की औषधियों से, विशेष प्रकार के तेल से और चिकित्सक के मार्गदर्शन में, कि आपको नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर कहाँ पॉइंट पर ज्यादा दबाव देना है, उसको आप जो मालिश करता था वो एक तरह से एक्टिव प्रेशर भी उसमें शामिल हुआ करता था, पॉइंटों को दबाना। तो ये सारी चीजें पहले से इस प्रकार से चलती रही हैं। अब इसके बाद में एक विषय पर और चलता हूँ जी। चोट, मोच और हड्डी टूटना, इसकी चिकित्सा भी जी। बुंदेलखंड में इतने बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हुए हैं, उन्हें ये जानकारी हुआ करती थी कि अमुक जड़ी बूटी इस प्रकार की है कि उसको देने से हड्डी 3 दिन में 7 दिन में जुड़ जाएगी। और जो यहाँ पर चिकित्सक हुआ करते थे और कुछ एक्सपर्ट लोग, पता चला कि वो, जैसे आज के डॉक्टर जो हैं वो हड्डी को जोड़ते हैं और स्क्रीन पर देखते जाते हैं कि हड्डी ओवरलैप जो हो गई थी वो सही जगह ज्वाइंट में बैठी है या नहीं बैठी है, स्क्रीन पर देखते थे। लेकिन बुंदेलखंड के लोग जो थे वो तो मन की आंखों से देखते थे कि हड्डी बैठ गई है सही जगह के नहीं बैठी है। जब मूंछ आ जाती थी तो वो ये देखा करते थे कि आपके पैर का कौन सा भाग, एड़ी है, टखना है, पंजा है, मोर है, क्या है, कौन सा भाग आपका हिल गया है, कहाँ गैप आ गया है, वो तो मन की आंखों से देख लिया करते थे। इतने अनुभवी थे बुंदेलखंड के लोग। और वो पता चला कि बकरियां चराने वाले हैं, जानवर चराने वाले हैं, जाने कितनी औषधियों की उन्हें पहचान हुआ करती थी। और बाद में आप गए, सूजन बहुत है, कड़ा है, ज्वाइंट बैठ नहीं सकता है, तो उन्होंने बता दिया भाई हल्दी चूने अस्तर बांधिए, फिटकरी बांधिए और आप सेंधा नमक बांधिए, ये मुलायम हो जाएगा, फिर कल सुबह आना। और वो कुछ पतली सी रस्सियां भी बना के इस प्रकार की रखते थे कि कहाँ कितना दबाव देना है, कहाँ कितना बांधना है, कहाँ कितना खींचना है। और उसके बाद एक बार जब खींच लिया तो उसके बाद बांस की कपड़ा लपेट दिया, बांस की खपच्चियां बांध दी उस पर और आपका प्लास्टर हो गया साहब। उसके बाद वो अपनी जड़ी बूटियां दिया करते थे। तो उससे मैंने खुद भी देखा है इस चीज को कि मतलब आज के चिकित्सक इतने यंत्रों के होते हुए भी वो बाद में देखते अरे यार ये तो गलत जुड़ गया, अब इसको फिर तोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो जो मन की आंखों से देखने वाले लोग होते थे वो देखिए अर्जुन सेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धन्यवाद उन्होंने दिया है, मैं उनके लिए आभारी हूँ। इस तरह की जानकारियों से जितने लोग लाभान्वित हों, और मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना है कि बुंदेलखंड में क्या होता था और बुंदेलखंड वासी किन किन चीजों में योग्य थे, दक्ष थे, कुशल थे, ये जानकारी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारे विश्व को होनी चाहिए। तो बात उसकी चल रही थी। यहाँ पृथ्वीपुर में भी कोई एक वैद्य थे, दिया करते थे दवा, और आप रंजन जी उनके यहाँ जब लाइन लगा करती थी तो आप ये देखिए कम से कम 200 लोगों की लाइन लगा करती थी उनके यहाँ,
और अस्थाई टेंट बने हुए रहते थे। लोग मेडिकल कॉलेज से ले जा करके टूटी हुई जिनकी गलत जुड़ गई है या कोई सीधे पहले ही ले जाते थे। तो और वहां उन्होंने सफलता पाई, बाद में वो दवा देते थे, जुड़ भी जाती थी बहुत जल्दी, और आयुर्वेदिक औषधियों का साथ में प्रयोग किया जाता था। जो परीक्षित हैं वो तो बहुत सालों से चल रही हैं। तो इस प्रकार का ये चोट मोच और हड्डी टूटने का है। इसके अलावा कुछ योगियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने कुछ तरीके इस प्रकार के बताए हुए हैं कि आप इस प्रकार की कसरत करिए, व्यायाम करिए, आसन लगाइए, उनसे आपको संभावित रोगों से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो इसका तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसमें भी मैं जिक्र उनका करना चाहूंगा, बाबा रामदेव का। उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज में मार्गदर्शन किया, लेकिन वो उतने प्रसिद्धि नहीं पा पाए। ये दुर्भाग्य रहा है हमारे क्षेत्र का, क्योंकि ऋषि मुनियों ने तो अनादिकाल से, आदिकाल से बिल्कुल जन कल्याण की भावना से ही काम किया है। औषधियों की अगर खोज की है तो लोगों को बताया है, और ये आसन व्यायाम वगैरह ये हैं। आप किस प्रकार देखिए, एक आसन आता है शीर्षासन। जब आप शीर्षासन करेंगे तो उतने समय के लिए आपके जो दिल को रक्त प्रवाह करने में परिश्रम करना पड़ता है, उतने समय उसको राहत मिल जाए। और रक्त का प्रवाह जो ऊपर की तरफ नहीं हो पा रहा है, मुश्किल से हो रहा है, वो शीर्षासन करने से रक्त आपका सहज ही सिर में पहुंच जाएगा। आपकी आंखें कुछ समय के लिए लाल होंगी, लेकिन शक्ति का संतुलन आपका बहुत अच्छा रहेगा। शीर्षासन होता है, और इसमें शलभासन होता है, पवन मुक्तासन होता है, जो मैंने पहले पंच पवन की बात की थी। उसमें अपान वायु, उदान वायु, इस तरह के कोई भी विकार नहीं आ पाएंगे। तो पवन मुक्तासन होता है, और भुजंगासन होता है, धनुरासन होता है। आसनों के भी बहुत सारे प्रयोग हैं। तो कुल मिला के अच्छा, कुछ लोग आसनों के चक्कर में सीधे नहीं पड़ते थे, और वो अपने लंबी चाल, सुबह सुबह घूमना, सीधा सीधा घूमना। अब सबकी अपनी अपनी चाहत भी होती है। कोई कहते कि मेरे तो मसल्स मजबूत हैं, तो वो दंड बैठक लगाया करते थे, कसरत किया करते थे, पहलवान लोग जैसे। तो उसमें भी उन्होंने, हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे पहलवान ऐसे हुए हैं जिन्होंने विश्व पटल पर अपना नाम किया और अपनाया है इन्हीं चीजों को। अब एक चीज मैं और बताता हूँ जी। बुंदेलखंड में इन सारी चीजों के अलावा जी एक हवन चिकित्सा और होती है। इसके बारे में बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि हवन चिकित्सा क्या होती है, इससे किस तरह से चिकित्सा की जाती है, और इससे क्या फायदा होते हैं, और कौन कौन लोग कौन कौन सी जड़ी बूटियों से किस प्रकार का क्या किया जाता है। मैं इस बारे में आपको बता देता हूं। हाँ, बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं जो वायुमंडल में कुछ हानिकारक जीवाणु उपस्थित होते हैं, उनको नष्ट कर देती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। तो उनसे हमारे मन मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। और मैं आपको एक जानकारी, इसमें शायद ही किसी को अभी इन चीजों की, हवन वाली चीजों की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। गिलोय,
गिलोय को आज सारे लोग जानने लगे। गिलोय के जी, 4-4 अंगुल के टुकड़े करके उनका जो हवन किया जाता है उसका जी, नाम मृत्युंजय दिया गया है। शास्त्रों में उसको मृत्युंजय कहा गया है। गिलोय के 4 इंच के टुकड़े कर करके जो हवन किया जाता है उससे। और जी, अपामार्ग की जी, लकड़ी यानी कि जी, चिंचड़ी, इस जी, क्षेत्र में उसे चिंचड़ी भी कहते हैं और वैदिक नाम जी, उसका है अपामार्ग। तो जी, उसकी लकड़ी से जो हवन किया जाता है वो भी शरीर को रोग मुक्त करता है। मीठी बच एक औषधि जी, होती है, पंसारी के पास मिलती है, उससे क्षय रोग का इलाज होता है। क्षय रोग के लिए मीठी बच से अगर हवन किया जाए तो उससे जी, क्षय रोग से मुक्ति मिलेगी उसमें। और तीन मधु यानी कि दूध दही घी, तीन जी, मधु होती हैं। इनसे राज्य क्षमन यानी टीबी का उपचार हुआ करता था इससे। अच्छा, सोमलता एक औषधि होती है, उसकी गांठों को अलग अलग करके और दूध में जी, भिगो करके अमावस्या के दिन अगर उनसे हवन किया जाए तो उससे क्षय रोग की शांति होती है। गूलर की समिधा, जी, गूलर की समिधा से अगर कोई हवन किया जाए तो उससे जो है प्रमेह रोग शांति होता है। इतना इनका जुड़ाव है। देखिए, शुक्र जो ग्रह है उसकी संविधा वैदिक हिसाब से देखा जाए तो है गूलर, और प्रमेह का रोग शुक्र रोग से संबंधित है। आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान की संस्कृति की हर वस्तु, हर चीज बिल्कुल प्रयोग के बाद बनाई गई। वो कोई भी चीज उसमें ऐसी नहीं है कि उसमें जो है कोई वैज्ञानिक तथ्य ना हो। जी, बिल्कुल, वैज्ञानिकता बिल्कुल। हर चीज में मिलेगी। जी, तो इस प्रकार से इसमें एक चीज और बता देता हूँ, इसके बाद शेष चीजें जी, अगले एपिसोड जी, में बताऊंगा। एक चीज जी, और जी, बता जी, देता हूँ। जी, 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 स्वर विज्ञान, जी, स्वर देखिए, दाया और ये बाया। जी, जब वायु दाहिने स्वर से निकलती है तो इसको जी, सूर्य स्वर बोलते हैं, और बाएं से निकलती है तो इसको चंद्र स्वर बोलते हैं। चंद्र, हाँ, चंद्र। इससे जी, भी रोग का पता चलता, रोग का निदान होता और निरोग रहने के लिए मार्गदर्शन मिलता। ये विषय हमारा आज का आखिरी, उसके बाद में शेष में अगले एपिसोड में बताऊंगा। जी, तो जी, बिल्कुल। हाँ, समय भी देखिए जी, समय भी कि कुछ पूछना है? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, जी, तो दहने सुर भोजन करे। जी, जिस समय आपका दाएं सुर से वायु निकल रही है, आप महसूस जी, कर सकते हैं, उंगलियों को ला करके देखेंगे तो आपको हाँ, पता चलेगा कि इस समय दाहिना सुर चल रहा है या बायां चल रहा है। जी, बिल्कुल पता चलेगा। और कुछ सेकंड के लिए जब ये परिवर्तित होते हैं, जी, जब ये परिवर्तित होते, आदरणीय संदीप श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं पटल से, बहुत बहुत जी, धन्यवाद उनका, बहुत बहुत आभार उनका। जय बुंदेलखंड बोला है उन्होंने, इसके लिए बहुत बहुत नमन उनको। बिल्कुल। तो दहने सुर भोजन करें जी, और डेरे पानी पीऊ। दहना स्वर जब चल रहा हो उस समय भोजन करना चाहिए, और जब बायां जी, स्वर चल रहा हो तब पानी पीना चाहिए। तो 10 जी, दिन जो ऐसो करे तो सुख जी। पावे जीव। बिल्कुल स्वस्थ रहेगा आदमी अगर लगातार 10 दिन इस सिस्टम को उसने अपना लिया, जी, तो उसके शरीर में ऊर्जा जी, बहुत आएगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। ठीक है। और देखिए कि जी, डेरे सुर भोजन करे, दहने हाँ। पीवे नीर, और 10 दिन जो ऐसो करे तो आवे रोग शरीर है। तो अगर इसके विपरीत व्यक्ति चलेगा तो बीमार हो जाएगा, जी, उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी, जी, बीमार होगा। अब सवाल ये है कि भाई
अगर हमें भोजन करना है और हमारा बायां सुर चल रहा है तो हम क्या करें, या पानी पीना है दायां सुर चल रहा है तो क्या करें, कब तक प्रतीक्षा करें, उसका भी तरीका। अगर आपका दायां सुर चल रहा है और आप दाईं करवट लेट जाएंगे तो कुछ देर में बायां सुर चलने दें। बायां सुर चल रहा है, आपको दाहिना सुर चलाना है, बाईं करवट लेट जाएं तो कुछ समय बाद आपका दायां सुर चलने लगेगा। और दिन में किस समय कौन सा सुर चलना चाहिए, इसके लिए भी मनीषियों ने भी लिखा हुआ है। ये स्वर विज्ञान तो ज्योतिष में भी प्रयोग किया गया है कि आप अगर कभी बाहर जा रहे हैं तो जो स्वर आपका चल रहा है, देखिएगा दहलीज से बाहर जब आप कदम रख रहे हैं, क्योंकि प्रसंगवश मैं बताता हूँ, आयुर्वेद से थोड़ा हटा है लेकिन प्रसंगवश बता रहा हूँ कि जैसे ही आप दहलीज के बाहर कदम रखने वाले हो, आप चेक करिए कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिनी हथेली को चूमिए, अपने इष्ट देव का नाम लीजिए और पहला कदम दाहिना रखें और आप चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। अगर बायां स्वर चल रहा है तो बाईं हथेली को चूमिए, अपने इष्ट देव का नाम लीजिए और बायां कदम पहले आगे बढ़ाइए, आप आगे चले जाइए और आपका काम सफल होगा। ये तो ज्योतिष की बात हुई, लेकिन मैं स्वर में अभी स्वास्थ्य की बात करता हूँ। तो अंतिम बात अपनी होगी इस एपिसोड के लिए कि दिन में तो चंदा चले, चंदा यानी कि बायां, दिन में तो चंदा चले तो चले रात में सूर बायां, तो यह निश्चय जानिए अबे मरण है। अगर बहुत बहुत संख्या में ऐसा अक्सर अधिकतर हो रहा है व्यक्ति के साथ में कि अधिकतर दिन में चंद्र स्वर चल रहा है अधिकांश समय में, और रात में सूर्य स्वर चल रहा है अधिकांश समय में, तो व्यक्ति ये यकीन करे, ये मान ले कि अभी उसे बहुत लंबा जीना है, बशर्ते कि जानबूझ की गलती ना करे। ट्रक के आगे आ जाएगा तो स्वर क्या कर लेगा, है नहीं? तो बिल्कुल जानबूझ के की हुई गलतियों से तो बचना है। और बाकी हमें जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे वेदों ने, हमारे उपवेद ने, हमारी संहिताओं ने, हमारे ग्रंथों ने हमें जो ज्ञान दिया है आयुर्वेद का और औषधियों का और शारीरिक क्रियाओं के बारे में जो कहा है, और जिन प्रकार के क्रियाकलापों से हमारा जीवन कष्टों से दूर रहे, स्वस्थ रहे, सुखमय रहे, हमें उन चीजों को अपनाते हुए अपने जीवन को सरल, सुखद और स्वस्थ बनाना है। ये हमारे बुंदेलखंड की परंपरा वर्षों से रही है और इसे जन जन तक पहुंचाना है। जिस काम में आप लगे हुए हैं, आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना, इसके लिए अवसर दिया, तो मैंने इस विषय पर यहाँ पर अपना प्रकट किया है मत। और जो ऋषि मुनि हमारे करते थे, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ अपने बुजुर्गों से, मेरे यहाँ भी औषधियों का काम हुआ करता था, मेरे पास भी बहुत सारी हस्तलिखित पुस्तकें पूर्वजों की थी जिन्हें पढ़ करके मुझे ये ज्ञान है। मेरे पूर्वजों ने मुझे नाड़ी देखना भी थोड़ा बहुत सिखाया था, जिस वजह से मैं आपको इस तरह से बता सका। आगे का जो हमारा अगले सीरीज का विषय होगा उसमें हम मानस रोगों की चिकित्सा की बात करेंगे कि बीमारियां कैसे पनपती हैं, उनकी जड़ कहाँ होती है, और इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए, हमारे बुंदेलखंड में प्रयोग किए गए अनुभवों को, प्रयोगों को हम उस एपिसोड में बताएंगे। और आज के लिए इतने ही पर अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि अगर समस्याएं हैं, बीमारी हैं, तो उनका इलाज आपके आसपास है, आपके घर में है, बिल्कुल, तो सबसे पहले उस पर ध्यान दें।
और सबसे बड़ी बात है कि आज के युग में मेरा अभी लैपटॉप खराब हो गया था, तो मैकेनिक ने बताया कि नहीं, ये इस तरह से टोन बताएगा, ये आपको मैसेज आएगा अगर कोई प्रॉब्लम है। और सचमुच हमारा शरीर भी मैसेज देता है, कुछ ऐसी चीजें बताता है, हमको अवेयर करता है, हमको सचेत करता है कि आपके साथ ये बीमारी होने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी पुरातन संस्कृति को समझें, उसको जानें, उसका अवलोकन करें, ताकि हमको कहीं भटकना ना पड़े। और सारी समस्याओं का समाधान भी आपके पास है, बस अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति को समझने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर शाम को 6 बजे सर के साथ दोबारा से हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, और कई बीमारियों और उनके निदान के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप कुछ भी और जानकारी अगर चाहते हैं तो इनबॉक्स में लिख सकते हैं, या बुंदेली झलक के यूट्यूब चैनल में भी आप हमारा ये यूट्यूब में भी देख सकते हैं, वहां भी आपको निरंजन जी का पता मिल जाएगा। उनसे भी कोई भी सवाल होंगे तो आप कर सकते हैं, यूट्यूब में भी कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, और समय के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब तुरंत मिल जाए। धन्यवाद आज के लिए, कल फिर शाम को 6 बजे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।